हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। आईटी क्षेत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में नॉर्थ अमेरिका का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो इस दिए गए लिंक में मेंशन है, आप वहां पे जाके सारी डिटेल्स देख सकते हैं। उसमें मैंने काफी सारी चीजें बताई हैं जो नॉर्थ अमेरिका को लेके सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब चलिए उसके नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या है नॉर्थ अमेरिका में इंपॉर्टेंट। आज हम लोग गल्फ ऑफ नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे। आपका है गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ लॉरेंस। ये सारी खाड़ियाँ पाई जाती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो अगर हम गल्फ की बात करें, खाड़ी की बात करें, तो उसका एक बार हम लोग परिभाषा के तौर पे एक बार समझ लेते हैं कि जैसे खाड़ी समुद्र का एक ऐसा हिस्सा होता है जो भूमि में प्रवेश करता है, यानी जो हमारा लैंड होता है उसमें प्रवेश करता है, जो आकार और गहराई में बहुत बड़ा होता है। वे आमतौर पे जो खंडों की तुलना में बड़े और अधिक गहराई से दांतेदार होते हैं, यानी कि जैसे कि टीथ के आकार के होते हैं, साइज में लार्ज होते हैं और दांत के आकार के होते हैं, और अक्सर उत्कृष्ट बंदरगाह बनाते हैं। जैसे कि जो पोर्ट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इन गल्फ के बारे में। जैसे कि आपका यहाँ फिगर में मैं बता रहा हूँ, ये है गल्फ ऑफ अलास्का। ये इस साइड में, ये अलास्का रीजन है हमारा, यूएसए का पार्ट है ये। और बाकी ये कनाडा, बाकी ये आपका कनाडा है। और उसके बाद ये है यहाँ पे, ये यूएसए है। तो ये है आपका गल्फ ऑफ अलास्का। और उसके बाद ये यहाँ पे आपका है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। और उसके बाद यहाँ पे है गल्फ ऑफ मैक्सिको। उसके बाद आपका यहाँ पे आपको शो हो रहा है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये कैलिफोर्निया है आपका, बाहर निकला हुआ पार्ट है जो ये। और यहाँ पे जो पानी का जो सकरा भाग है, यानी कि जो पानी का नैरो रीजन है, उसे ही हम गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। ठीक है। और आपको अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊं, तो ये हडसन बे है। जैसे कि मैंने बताया कि इसके साइज पे डिपेंड करता है इसका नाम, जिसे बे कहते हैं और बे ऑफ बंगाल कहते हैं। तो ये सारी चीजें अलग होती हैं। गल्फ उसके साइज पे डिपेंड करता है, तो गल्फ ऑफ अलास्का हो गया, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लेब्राडोर सी। और यहाँ पे है बैफिन बे, जो कि है यहाँ पे आपका बैफिन आइलैंड है। ये बीच यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये बैफिन आइलैंड है और ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, ये आपका ग्रीनलैंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे रसिया है और यहाँ पे बेरिंग सी है आपका। ठीक है, और यहाँ पे बेरिंग स्टेट है, जहाँ पे मैं रेड रेड कर रहा हूँ, बेरिंग स्टेट है जो अलग कर रहा है आपके एशिया को और अमेरिका को। तो इसके बाद अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि हाँ सबकी क्या क्या अलग इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करें, तो यह तीन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक जो कंट्रीज हैं उनसे, उनके लैंड बाउंड्री से घिरा हुआ है, यानी कि जो आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है उन स्थलों से घिरी हुई करती है। जैसे कि उसमें जो जो देश, जिन जिन देशों से इसकी बाउंड्री बनी हुई है, वो है आपका मैक्सिको, यूएसए और क्यूबा। जो क्यूबा द्वीप समूह है, उनसे ये घिरा हुआ, क्यूबा हो गया आपका, यूएसए हो गया और मैक्सिको हो गया। तो इन तीनों से घिरा हुआ है। अगर बात करें तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट गल्फ है। अगर जैसे कि कई सारे गल्फ हैं बड़े बड़े, उनमें से ये भी एक पॉइंट रखता है, यानी कि ये भी एक अपना स्थान रखता है बड़े गल्फ में, यानी बड़ी खाड़ियों में। अगर इसके कोस्ट लाइन की बात की जाए तो ये 5,000 किलोमीटर तक है। अगर हम अलास्का की खाड़ी की बात करें, तो यहाँ पे जैसे दो टाइप के, जैसे कि हमारे करंट जो होते हैं समुद्र में, जो प्रवाह होते हैं, धाराएं बहुत सारी निकलती हैं। तो उसमें कुछ ठंडी धाराएँ होती हैं, कुछ गर्म धाराएँ होती हैं। जैसे ठंडी धाराएँ, कोई-कोई करंट ऊपर आती हैं, अंदर समुद्र से ऊपर की तरफ आती हैं। जैसे कि गर्म पानी जो रहता है वो अलग हटता है, तो ठंडी धाराएँ ऊपर आती हैं, तो उन्हें ठंडी धाराएँ कहते हैं। और नॉर्मली भी अगर ठंडे प्रदेशों से, यानी ध्रुवों से जो धाराएँ आती हैं, यानी पोलर की तरफ से जो धाराएँ आती हैं, उन्हें ठंडी धाराएँ वहाँ से भी जनरेट होती हैं। और ऐसे ही गर्म धाराएँ जो यहाँ पे 0 डिग्री जो हमारा लोग का लैटीट्यूड है, उससे जो ध्रुवों की तरफ जाती हैं, वो गर्म धाराएँ होती हैं मैक्सिमम टाइम पे। जो अलास्का गल्फ है, वहाँ पे ठंडी धाराएँ और गर्म जल धाराएँ मिलती हैं। और इनके कलर की बात करें, जो धाराएँ मिलती हैं, तो उसमें एक लाइट और ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक ब्लू टाइप की जो धारा रहती है, वो डार्क स्लेट ब्लू से मिलती है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एक ठंडी धारा रहती है, एक गर्म धारा रहती है, उसका ऐसे-ऐसे कलर रहते हैं और आपस में मिलती हैं। तो ये खाड़ी उनके लिए जानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। जो आपका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, वो आपके बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप को, यानी पेनिनसुला को अलग करता है मैक्सिको की मुख्य भूमि से। तो आप इसको याद रखिएगा। अगर इसकी बात करें कि जिसकी कोस्ट लाइन की लंबाई कितनी है, तो ये है 4,000 किलोमीटर, यानी कि अगर इसको माइल्स में देखें तो 2600 माइल्स, यानी 2600 माइल्स। और उसके बाद माइक्रो इन्वर्टेब्रेट्स रहते हैं, यानी कि अकशेरुकी रहते हैं। उनके 5,000 स्पीशीज जो रहती है, 5,000 प्रजातियां रहती हैं, वो यहाँ पे पाई जाती हैं। उनका बहुत अच्छा ये घर समझ सकते हैं आप, ये है। तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इस वजह से इंपॉर्टेंट है, आप ये भी याद रखिएगा। जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, वो जो हमारा उत्तरी अमेरिका का ग्रेट लेक्स है, यानी जिसमें आपकी 5 लेक्स पाई जाती हैं, तो उनके जल निकासी के लिए एक आउटलेट के तरीके से कार्य करता है। वहाँ पे ही सारे पानी इकट्ठा होते हैं, जो भी वहाँ से निकलते हैं। तो आपका उसमें जैसे सुपीरियर और मिशिगन और ह्यूरॉन और इरी और ओंटारियो, तो ओंटारियो से होते हुए ये जो नदी रहती है, लॉरेंस नदी, वो जाती है और वो अपना जल निकास करती है लॉरेंस की खाड़ी में। तो इस वजह से इसको माना जाता है कि जो ग्रेट लेक्स है, उनके लिए एक निकासी के जगह से, यानी कि जहाँ पे उसका पानी इकट्ठा होता है, पानी का निकास होता है, वो उसका कार्य करती है। या एक अर्ध बंद समुद्र है, ठीक है, यानी सेमी इनक्लोज्ड सी है। और अगर इसके किलोमीटर की बात करें कि यह कितना किलोमीटर कवर करता है, तो ये है 2,36,000 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये इतना कवर करता है। अगर इसके पानी की बात करें कि यह कितना पानी इकट्ठा रखता है, तो वो है 35,000 क्यूबिक किलोमीटर, यानी कि अगर इसको क्यूबिक माइल्स में बात करें तो 8400 क्यूबिक माइल्स ये पानी इकट्ठा रखता है। ठीक है,
जिसके परिणामस्वरूप अगर औसत गहराई की बात करें कि अगर इसकी गहराई कितनी है, एवरेज डेप्थ कितनी है, तो ये है 148 मीटर या फिर 486 फुट। तो आप इसके बारे में याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में गल्फ हो जाती है। अब देख लेते हैं कि कौन-कौन से वर्ल्ड में बे और गल्फ इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा-सा मैप पे देख लेते हैं। तो आप ये देख रहे हैं गल्फ ऑफ अलास्का हो गया ये, ठीक है? और ये आपका नॉ ये पूरा पैसिफिक ओशन है। तो अगर यहाँ पे अगर हम एक लाइन खींचे जो कि मिड लाइन होती है, इक्वेटोरियल लाइन होती है। अगर यहाँ पे हम एक लाइन खींच दें, तो ये आप समझ सकते हैं नॉर्थ हो जाएगा, तो नॉर्थ पैसिफिक कह दिया गया इसको, और उसके बाद साउथ इधर है, तो साउथ पैसिफिक कह दिया गया। उसके बाद ये हो गया नॉर्थ आपका अटलांटिक ओशियन, ये हो गया साउथ अटलांटिक ओशियन। उसके बाद गल्फ की बात करें, तो हम लोग गल्फ की बात कर रहे थे, तो पॉइंट से नहीं भटकते हुए हम लोग बात करते हैं, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको हो गया, उसके बाद ये हो गया हडसन बे, ठीक है? तो ये भी खाड़ी ही होती है, लेकिन साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोग अलग-अलग नाम दे देते हैं। उसके बाद ये हो गया बैफिन बे, ये देखिए ये ज़्यादा खुला हुआ है, तो इसको बे कह दिया गया। उसके बाद डेविस स्ट्रेट है, जैसे कि स्ट्रेट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है एक वीडियो में। अगर आप स्ट्रेट के बारे में यानी जल डमरूबंद के या फिर जल संधि के बारे में नहीं जानते हो, तो आप मेरे दिए गए लिंक पे क्लिक करके समझ सकते हैं। और उसके बाद ये हो गया डेनमार्क स्ट्रेट, उसके बाद ये हो गया गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस ये हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है? उसके बाद बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी, और ये हो गया गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी। उसके बाद ये हो गया मोजाम्बिक चैनल, जैसे कि पानी का ही जैसे कि स्ट्रेट होता है, उसके बाद चैनल भी एक होता है कि जल का सकरा भाग जो 2 भूखंडों को अलग करे, यानी 2 लैंड फॉर्म को अलग करे और 2 वाटर बॉडी को जोड़े, लेकिन वो सकरा हो, तो ज़्यादा सकरा हो तो उसे चैनल कहते हैं, अगर थोड़ा चौड़ा हो तो उसे स्ट्रेट कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये हो गया आपका पर्सियन गल्फ, और उसके बाद हो गया गल्फ ऑफ अदन, ठीक है? और उसके बाद ये हो गया बे ऑफ बंगाल, जो कि भारत का ये पूर्वी हिस्से में स्थित है, तो आप इसको जानते ही होंगे। और उसके बाद हो गया इंडियन ओशियन, उसके बाद गल्फ ऑफ टॉन्किन हो गया। अब यहाँ पे आपका एक है गल्फ ऑफ पोहाई, गल्फ ऑफ पोहाई। तो यहाँ पे आपका एक गल्फ ऑफ पोहाई भी है, आपका गल्फ ऑफ टॉन्किन हो गया और आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया। ये आपका कभी-कभार पूछ लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण में यानी कि नॉर्थ टू साउथ बताइए, साउथ टू नॉर्थ बताइए, तो आपके लिए इसके लिए मैंने बता दिया कि गल्फ ऑफ पोहाई भी यहाँ पे है। उसके बाद गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया यहाँ पे है, और उसके बाद साउथ पैसिफिक ओशन ही आपका हो गया, और ये आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन हो गया। आपको बता ही दिया कि ये मेडिटेरियन लाइन गई है, इस वजह से आपका साउथ और नॉर्थ हो जाता है कोई भी ओशियन। और यहाँ पे आपका एक और है, यहाँ पे बाइट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो ये भी एक खाड़ी का बहुत खुला हुआ रूप होता है, जहाँ पे आपका मुँह फैला हुआ हो, लैंड का मुँह फैला हुआ हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे मुँह खुला हुआ है, तो ये बाइट का काम करता है, बाइट का नेम ले लेता है, ठीक है? तो ये आपके इम्पोर्टेंट जो बे हैं और गल्फ है, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, जो कि है आइसलैंड के बारे में, जैसे कि जो द्वीप होते हैं, द्वीप समूह होते हैं, उनके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो आपका है वैंकूवर द्वीप, तो वैंकूवर द्वीप के मैं बारे में बता दूँ आपको मैप पे, तो वैंकूवर द्वीप आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ये इस जगह पे, ठीक है? तो आप ये याद रखिएगा कि आपका यहाँ के बारे में बात की जा रही है, और मैं आपको पॉइंट समझाता हूँ कि वैंकूवर द्वीप के बारे में क्या-क्या इंपॉर्टेंट है। तो यह बता रहा है कि यह कनाडा के जो पैसिफिक ओशियन है, उसके तट पे स्थित है। तो जैसा कि मैंने आपको फिगर में ही बताया कि ये देखिए पैसिफिक ओशियन है आपका, और यहाँ पे ये पैसिफिक ओशियन है, ये यहाँ के पैसिफिक ओशियन के तट पे स्थित है। तो ये क्लियर हो गया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कनाडा है। तो ये पार्ट कनाडा है, तो कनाडा के ही साइड में है, तो कनाडा का ही पार्ट है, तो ये भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो ये है, उसका माइल्ड क्लाइमेट पाया जाता है, यानी कि बहुत हल्का जलवायु पाया जाता है, और समृद्ध कला समुदाय के लिए भी जाना जाता है। यानी कि जो थ्राइविंग आर्ट कम्युनिटी है, उसके लिए भी ये बहुत प्रसिद्ध है। तो कुल मिला के जो ये ब्रिटिश कोलंबिया है, वो कनाडा का पार्ट है। यहाँ पे व्हाइट-व्हाइट आप देख रहे हैं, तो ये कनाडा का पार्ट है, और ये जो वाशिंगटन है नीचे आप साउथ साइड में देख रहे हैं, तो ये है आपका यूएसए का पार्ट। तो यूएसए से जो अलग कर रहा है स्टेट, यानी कि जो जल डमरू मध्य अलग कर रहा है, वो है जुआन डे फुका, जो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया। ये यहाँ पे देखिए जो वाटर नैरो बॉडी जो है, वो अलग कर रही है आपके वैंकूवर आइलैंड को यूएसए से, यानी वाशिंगटन जो स्टेट है उससे। और उसके बाद अगर ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें, जो वैंकूवर आइलैंड को अलग कर रहा है, वो जॉर्जिया स्टेट से अलग कर रहा है। तो आप इसको इसको याद रखना है, ठीक है? और अगर बात करें कि जो आपका क्वीन चार्लोटा आइलैंड है, वो इसके ऊपर नॉर्थ साइड में स्थित है। तो इसके बारे में हम लोग अभी बाद में समझ लेते हैं मैप पे, ठीक है? उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट द्वीप के बारे में समझते हैं, जो कि है ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड जो है, यह अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन के बीच में स्थित है। जो ये आपका आर्कटिक ओशियन है, ऊपर आर्कटिक ओशियन पड़ जाता है, और आपका ये जो है बाकी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, तो इसके बीच में ये आपका ग्रीनलैंड स्थित है, ठीक है? और ये आपके डेनमार्क का हिस्सा है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि ये डेनमार्क का हिस्सा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कनाडा है, तो कनाडा के आप दाहिने देख सकते हैं ग्रीनलैंड एक है, जो महाद्वीप है, वो स्थित है। अगर इसकी बात करें, तो इसकी 80% जो भूमि है, 80% जो इसका लैंड मास है, वो बर्फ से ढका हुआ है। तो ये पूरा बर्फीला रहता है, तो आप इसको याद रखिएगा कि कौन-सा ऐसा द्वीप है जो बर्फ से ढका हुआ रहता है मैक्सिमम पार्ट, तो ग्रीनलैंड है, ठीक है? अब बात करते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड की। जो ये आइलैंड है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका कनाडा है, ये कनाडा है, ये आपका कनाडा है, और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं टूटा-फूटा जो हिस्सा है, उसमें एक आपका प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड है, और यहाँ पे आपका ग्रीनलैंड हो गया, ये ग्रीनलैंड, और ये आपका बैफिन आइलैंड हो गया, बैफिन। तो कुल मिला के आपका यहाँ पे आप इससे समझ जाएँगे, मैप पे अगर आप देख रहे होंगे, तो आपका यहाँ पे ग्रीनलैंड दिख रहा होगा, यहाँ पे बैफिन दिख रहा होगा, यहाँ पे कनाडा दिख रहा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ पे है, ठीक है? तो इस वजह से मैंने आपको कनेक्ट करने के लिए बता दिया है।
तो जो ये है, यह अलास्का के पैन हैंडल में अलेक्जेंडर द्वीप समूह के जो द्वीप रहते हैं, यानी कि जो आइसलैंड होते हैं, उनमें से एक है, ठीक है? यह आकार में द्वीपों के बीच, अगर आकार की बात करें, तो सभी द्वीपों में ये 4th अपनी पोज़ीशन रखता है। तो इसको आप याद रखिएगा और इसकी पोज़ीशन याद रखिएगा, ठीक है? अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्रिंस ऑफ वेल्स की आइलैंड जो है, वो किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो आप बताएँगे कि नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड का। अब बात करते हैं हवाई द्वीप की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हवाईयन द्वीप की बात करें तो इसमें कई सारे जो पार्ट हैं अलग-अलग, तो उनके बारे में समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा जाता है, इसमें आता है काउआई, और उसके बाद ओआहू, उसके बाद मोलोकाई, उसके बाद माउई, उसके बाद हवाई। तो ये पूछते हैं कि नॉर्थ टू साउथ जो द्वीपों का समूह है, उसमें कौन से लाइन से आते हैं, या फिर साउथ टू नॉर्थ पूछ लेता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो अब इसमें देखते हैं कि क्या इसका इंपॉर्टेंट बात है। इट इज अदरवाइज नोन एज द बिग आइलैंड, प्रोवाइड्स अ वास्ट कैनवास ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, एंड इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ हवाईयन आर्कियोपेलेगो इन द सेंट्रल पैसिफिक। अगर हवाईयन द्वीप की बात करें, हवाई द्वीप की बात करें, तो इसे अलग तरीके से बड़े द्वीपों के समूह में रखा जाता है, क्योंकि ये देखिए अलग-अलग तरीके से बटे हुए हैं, एक साथ नहीं इकट्ठा है। तो इनको ऐसे ही अलग-अलग तरीके से बड़े द्वीपों के रूप में जाना जाता है। और ये बात करें कि प्राकृतिक तौर पे ये पर्यावरण का एक बहुत बड़ा या फिर बहुत विशाल हिस्सा माना जाता है। और यह एक कैनवास प्रदान करता है कि जैसे कि प्राकृतिक चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और बहुत सी अच्छी चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि हमारे पर्यावरण में बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब बात करते हैं एंटीलीज़ के क्यूबा द्वीप की। यानी जो एंटीली क्यूबा द्वीप समूह जो है, उसमें एंटीलीज़ भी पाया जाता है, उसकी बात करते हैं। इसे विश्व के चीनी के कटोरे के रूप में जाना जाता है। वर्ल्ड में जो चीनी का कटोरा है, यानी शुगर बाउल है, अगर उसके बारे में पूछा जाए, तो इसे ही जाना जाता है। और इसमें धातु संसाधन के विशाल स्रोत, यानी कि जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जो मिनरल रिसोर्सेज़ पाए जाते हैं, मेटालिक रिसोर्सेज़ पाए जाते हैं, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो इंक्लूड है, उनके बारे में बात करते हैं। तो आपका है कोबाल्ट, आप यहाँ पे देखिए बोर्ड पे, ये हो गया कोबाल्ट, उसके बाद निकेल, आयरन ओर, क्रोमियम एंड कॉपर। तो ये सारे जो मेटालिक रिसोर्सेज़ हैं, वो यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। अगर इसके अलावा इनकी और बात करें कि यहाँ पे और रिसोर्सेज़ क्या पाए जाते हैं, तो उसमें है आपका टिम्बर, पेट्रोलियम, सिलिका, साल्ट और अर्बल लैंड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं, जो कि कृषि योग्य भूमि रहती हैं, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी पाई जाती हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि आपके रिसोर्सेज़ जहाँ पे हों और जहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई जाएँ, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से क्यूबा आइलैंड को आप याद रखिएगा, ठीक है? और ये मेक्सिको, जो आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको है, इसी वजह से कहा गया था कि इकोनॉमिक जो 3 कंट्रीज़ हैं, उनसे ये घिरा हुआ है। तो अब में क्यूबा भी आपका एक था। तो आप इसको याद रखिएगा कि ये उसका पार्ट है। अब यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। ये देखिए आपका ये क्यूबा है, और इसमें ग्रेटर एंटीलीज़ के अंतर्गत ये आपका आता है। जैसे कि इसको कई पार्ट में बाँटा गया है, तो ये आपका ग्रेटर एंटीलीज़ हो गया। उसके बाद ये है आपका लेसर एंटीलीज़, जो ये सारे हैं, वो लेसर एंटीलीज़ के पार्ट होते हैं। तो अब इसमें ग्रेटर एंटीलीज़ में जो आपके हैं, वो हो गया आपका आइल्स ऑफ यूथ। तो ये हो गया आपका क्यूबा का पार्ट है, और ये क्यूबा है, ये हैती है, ये डोमिनिकन रिपब्लिक है, तो ये और ये जमैका है, ये आपके ग्रेटर एंटीलीज़ के पार्ट हैं। उसके बाद अगर लेसर एंटीलीज़ की बात करें, तो यहाँ पे आपका वर्जिन आइलैंड देखते होंगे आप, बहुत सुना होगा आपने, तो ये यूएस का है, तो ये वर्जिन आइलैंड हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखते होंगे एंटीगुआ और बारबुडा, तो ये भी आपका इसी का पार्ट है, और डोमिनिका, ये भी है इसी का, और फिर सेंट लूसिया, और उसके बाद ये सारे छोटे-छोटे जो आइलैंड हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं। और आप इसमें ये याद रखिएगा, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, तो ये पूछते हैं आपसे कि ये किस एंटीलीज़ का हिस्सा है, ग्रेटर या फिर लेसर? तो आप बताइएगा कि ये लेसर एंटीलीज़ का हिस्सा है, जो कि आपके कैरेबियन जो द्वीप समूह है, उसमें आते हैं, ठीक है? उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं, बारमूडा द्वीप के बारे में आप समझते हैं कि बारमूडा द्वीप भी इसी में पाया जाता है। तो यह उत्तरी अटलांटिक में, यानी नॉर्थ अटलांटिक में ब्रिटिश द्वीपों का एक क्षेत्र है। जो ब्रिटिश द्वीप होते हैं, उनका एक ये पार्ट है, और एल्बो और हार्ससू बे और गुलाबी रेत जैसे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, उनके तटों से ये घिरा हुआ है और प्रसिद्ध है, ठीक है? तो इसी वजह से इनको जाना जाता है कि यहाँ पे गुलाबी रेत पाई जाती है, इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। ये कौन-सा ऐसा द्वीप है, कौन-सा ऐसा द्वीप है जिसमें गुलाबी रेत के लिए, कौन-सा ऐसा द्वीप है जो गुलाबी रेत के लिए जाना जाता है? तो आप बताइएगा कि बारमूडा जो द्वीप है, वो गुलाबी रेत के लिए जाना जाता है, और ये आपके उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। अब बात करते हैं ड्रेनेज पैटर्न की। तो ड्रेनेज पैटर्न जो रहता है अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का, उसमें ऐसा है कि ये किस गल्फ में नदियाँ जा रही हैं, उस तरीके से इसको बाँटा गया है समझने के लिए। कि जैसे कि आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको में कौन-सी जा रही है, ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे है, और उसके बाद कौन-सी ऐसी नदियाँ हैं जिसका ड्रेन जो होता है, वो अटलांटिक ओशियन में होता है। उसके बाद तीसरा जो आर्कटिक ओशियन में जिनकी जल निकासी है। उसका जो चौथा है, वो पैसिफिक ओशियन में किसका ड्रेनेज है, ये हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से इनको बाँटा गया है। ये जो आप यूकॉन रिवर देख रहे हैं, ये जाके बेरिंग सी में गिरती है, ठीक है? तो आपका बेरिंग सी में गिरती है ये यूकॉन रिवर। तो ये लेविस और पेलिस नदी रहती है, उनसे मिलके ये यूकॉन नदी आपकी बनती है। ये बेरिंग सी में आके गिरती है। उसके बाद जो कोलोराडो रिवर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपके कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जो रहता है, वहाँ पे जल गिराती है। उसके बाद जो रियो ग्रांडे नदी है, जो आपकी सीमा बनाती है मेक्सिको और यूएसए के बीच में प्राकृतिक तौर पे, तो वो भी यहाँ पे आपके गल्फ ऑफ मेक्सिको में अपना जल गिराती है। और आपका एक ये हो गया चर्चिल। चर्चिल रिवर है, वो आपके हडसन बे में जल गिराती है। उसके बाद ये मैकेंजी रिवर आप देख रहे हैं। मैकेंजी रिवर
आपकी ब्यूफोर्ड सी और अटलांटिक ओशियन आप समझ सकते हैं अगर बड़े तौर पे पूछा जाए तो अटलांटिक ओशियन। वैसे ब्यूफोर्ड सी आपका ऑप्शन देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो ब्यूफोर्ड सी आपका असली आंसर है। अगर आपको आर्कटिक ओशियन ही सिर्फ दिया जा रहा है ऑप्शन में तो आप उसको लगा सकते हैं। अगर मैकेंजी रिवर की बात करें तो ये एक लेक यहाँ पे पाई जाती है, स्लेव, ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक। तो इससे ये मैकेंजी रिवर निकलती है, तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। उसके बाद अगर मिसौरी की बात करें, ये आपके अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अगर पूछा जाए अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो आपका हो जाएगा मिसौरी रिवर, ठीक है। उसके बाद आपकी मिसिसिपी रिवर हो जाती है। मिसिसिपी की ही आपकी जो मिसौरी नदी है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया ओहियो, ये ओहियो रिवर है, ये भी आपके मिसिसिपी में मिल जाती है, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। और ये सारे मिलके आपके गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना जल ड्रेन करते हैं। उसके बाद जो आपका ये सेंट लॉरेंस रिवर है, जिसके बारे में ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये आप जो महान झीलों का जो क्षेत्र है, वहां से जो जल निकलता है वो यहाँ पे प्रवाहित करते हुए सेंट लॉरेंस नदी ही यहाँ पे खाड़ी में गिराती है, ठीक है। तो ये कनेक्ट रहती है ऑन्टेरियो लेक से, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये सारी लेक्स आपस में मिली ही हुई हैं, जैसे कि आपका हो गया सुपीरियर लेक, उसके बाद ये आपका हो गया मिशिगन जो कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में है, उसके बाद ये आपका हो गया ह्यूरॉन, उसके बाद ये हो गया आपका इरी, और ये हो गया आपका ऑन्टेरियो। और ये अगर सुपीरियर और ह्यूरॉन की बात करें तो ये सू नहर से कनेक्ट है, सू नहर। और अगर इसकी बात करें तो ये वीलैंड नहर से आपकी कनेक्टेड है, जो है इरी और ऑन्टेरियो। तो आप इसको याद रखिएगा। उसके आसपास में बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज भी पाई जाती हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इनको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि मिसिसिपी, मिसौरी और उनकी सहायक जो नदियां हैं, वो यहाँ पे जो तराई भूमि है वहां से बहते हुए इसमें गिरती हैं। और ये नदियां जैसे पश्चिमी कॉर्डिलेरा जो मैंने आपको बताया था, कॉर्डिलेरा, उनसे निकलती हैं और यहाँ पे जाके अपना ड्रेन करती हैं जल को। और इसकी ओहिनो और टेनेसी रिवर ट्रिब्यूटरी है। अगर पैसिफिक ओशियन में गिरने वाली नदियों की बात करें तो अलास्का से एक नदी निकलती है, अलास्का के क्षेत्र से, और वहां के पश्चिमी तटों से होती हुए कोलंबिया, फ्रेजर और कोलोराडो को पार करती हुई जो यूकान नदी है, वो जाके आपके पैसिफिक ओशियन में गिरती है। और इसी में बात करें, जो कोलोराडो रिवर है, वो आपके कोलोराडो के जो प्लेटू है उसको काटते हुए दुनिया के सबसे प्रसिद्ध, यानी जो सबसे फेमस है और सबसे अट्रैक्टिव है, उस घाटी का निर्माण करता है। और ग्रैंड कैनियन के रूप में जाना जाता है, वो भी यहाँ पे स्थित है। और वो अपना जो जल है वो पैसिफिक ओशियन में गिराता है, जिसकी गहराई की बात करें तो वो लगभग 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर तक है। और अगर उसके अन्य नदियों की बात करें जो पैसिफिक ओशन में अपना जल गिराती हैं, वो हैं यूकॉन, फ्रेजर, स्नैक, हम्बोल्ट और सैक्रामेंटो और सैन जोकिंग, जो कि ये प्रसिद्ध नदियां हैं, वो अपना जल इसमें गिराती है, पैसिफिक ओशन में गिराती हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। अब उसके बाद बात करें कि उत्तरी अमेरिका के समुद्र के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैरेबियन सी। तो कैरेबियन सी ये एक सब ओशियनिक बेसिन है, यानी कि उप महासागरीय बेसिन है, जो वेनेजुएला, कोलंबिया और पनामा के तटों से घिरा हुआ है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला, बेलीज और मेक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप द्वारा पश्चिम में और उत्तर में क्यूबा, हिस्प, नियोला, जमैका और प्यूर्टो रिको के ग्रेटर एंटिलीज द्वीपों द्वारा, और पूर्व में बात करें तो लेसर एंटिलीज की श्रृंखला है, उनके द्वारा ये घिरा हुआ है। और इसकी बात करें तो ये उत्तर पूर्व में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में वर्जिन जो द्वीप समूह है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको मैप पे दिखाया था, वहां तक त्रिनाद तक, जो त्रिनाद और टबैगो आपको दिखाया था द्वीप, वहां तक ये कैरिबियन सागर फैला हुआ है। अब बात करते हैं ब्यूफोर्ड सागर की। जो ब्यूफोर्ड सी है उसकी बात करते हैं। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ कनाडा एंड अलास्का इज नोन टू बी द मार्जिनल सी ऑफ द आर्कटिक ओशियन, covering an area of 1,84,000 square miles and an average depth of 3,239 feet। अगर इसको मीटर में देखें तो 1004 मीटर। तो यह कनाडा के नॉर्थ में स्थित है और अलास्का के आर्कटिक महासागर के सीमांत समुद्र में के रूप में जाना जाता है, जो 1,84,000 वर्ग मील के क्षेत्र और 3,239 फीट, अगर इसकी गहराई की बात करें मीटर में, तो 1,004 मीटर की औसत गहराई को कवर करता है। तो आप ब्यूफोर्ड सी के बारे में याद रखिए। यहीं पे आपकी जो मैकेंजी रिवर है अपना जल ड्रेन करती है, वाटर ड्रेन करती है। इसको आप समझ सकते हैं, ये आर्कटिक ओशियन का ही पार्ट रहता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका ब्यूफोर्ड सी हो गया जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। ये आपका आर्कटिक ओशियन हो गया, और यहीं से आपकी मैकेंजी रिवर जाती है, ठीक है, ग्रेट स्लैव लेक से। और ये आपका कनाडा है। यहाँ पे बाकी सारी चीजें आप जानते ही होंगे। ये आपका ग्रीनलैंड, डेनमार्क का हिस्सा यहाँ पे आपको मैप में शो हो रहा है। ये आपका कैरिबियन सी हो गया, जो आपके क्यूबा और ये सारी चीज़ें जो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार मैप में जब कनेक्ट रहते हैं तो आपको समझने में भी, और जब आपके पास सामने क्वेश्चंस आते हैं तो उनको भी क्लिक करने में आसानी होती है। अगर आप नॉर्मली भी अगर समझना चाहते हैं कि अमेरिका कैसा है जहाँ पे आप घूमना चाहते हैं, तो उनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि उसका लैंडफॉर्म्स कैसा है और उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या-क्या हैं, वहाँ पे झीलें कैसे पाई जाती हैं, नदियाँ कैसे पाई जाती हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं हडसन बे की, जो कि यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं हडसन बे कहाँ पे है। हडसन बे ये आपका हो गया, यहाँ पे हडसन बे, ठीक है। तो अब हडसन बे की बात करते हैं। हडसन बे के बारे में बताया था, इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खाड़ी के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें सेकंड लार्जेस्ट बे जो है वर्ल्ड का, वो यही है हडसन बे, जिसमें 12,30,000 वर्ग किलोमीटर यानी कि 4,70,000 मील का क्षेत्र और खारे पानी का सबसे बड़ा हिस्सा शामिल है।
तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खाड़ी हो जाती है, बहुत बड़ा बे हो जाता है दुनिया का। इसको सेकंड नंबर पे रखते हैं। उसके बाद बात करें लेब्राडोर सी की, तो इट इज़ बॉर्डर्ड बाय कॉन्टिनेंटल स्लेव एंड सेपरेट्स कनाडा फ्रॉम ग्रीनलैंड। जो आपका लेब्राडोर सी है, वह महाद्वीपीय के समतल से घिरा हुआ, महाद्वीपों से घिरा हुआ है, और यह कनाडा को, जो कनाडा है हमारा, उसको ग्रीनलैंड से, जो आपको मैंने बताया था डेनमार्क का हिस्सा है, उससे अलग करता है। तो मैं आपको एक बार फिगर में दिखा दे रहा हूँ। ये जो लेब्राडोर सी है आपका, ये यहाँ पे लेब्राडोर सी है, ये आप देख रहे होंगे, लेब्राडोर सी लिखा भी हुआ है यहाँ पे। ठीक है? ये आपको लेब्राडोर सी यहाँ पे लिखा भी दिखाई दे रहा है। तो ये ग्रीनलैंड को, ये यहाँ पे जो ग्रीनलैंड है, उसको अलग कर रहा है ये कनाडा से। तो आप ये इसको याद रखिएगा, ठीक है? यहीं पे आपका डेविस स्ट्रेट भी है। आप में यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेविस स्ट्रेट किसको-किसको अलग करता है, तो आपका कनाडा को अलग करता है ग्रीनलैंड से। तो ये हो गया आपके। उसके बाद बेरिंग सी की बात करते हैं। इट इज सिचुएटेड ऑन द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, सेपरेटिंग द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। यह एशिया और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों को अलग करने वाली उत्तरी अमेरिका की चरम उत्तर में स्थित है। जो बेरिंग सी है, वो आप देखते होंगे, जो नॉर्थ अमेरिका का अलास्का रीजन है, ठीक है? ये नॉर्थ अमेरिका का ये अलास्का रीजन है, आप समझ सकते हैं। ये मैंने अलास्का बना दिया, और यहाँ पे ये आपका, ये रसिया है, ये रूस का पार्ट है। तो जो आपका यहाँ पे अलग करता है, यहाँ पे बेरिंग सी है आपकी, और यहीं पे बेरिंग जल डमरू मध्य भी है। ठीक है? तो आप इसको याद रखिएगा। ये आपके नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है एशिया से। तो बेरिंग सी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि अंतर्देशीय जो जल निकासी प्रणाली है, उसके बारे में समझते हैं। तो रॉकी पर्वत, यानी कि जो मध्य का रॉकी पर्वत है, उसमें ग्रेट बेसिन क्षेत्र में ऐसी नदियां हैं जो तट तक, यानी कोस्ट लाइन तक नहीं पहुंचती हैं, लेकिन भूमि में ही समाप्त हो जाती हैं। यानी जो वहां पे लैंड एरिया है, वहीं पे खो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यह अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली है। इसी को हम कहते हैं इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। ये देखिए, ये जो आपका ग्रेट बेसिन क्षेत्र है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ये नीचे, और ये यूनाइटेड स्टेट्स का ही पार्ट है ग्रेट बेसिन। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका कैलिफोर्निया पार्ट है। कैलिफोर्निया आपकी खाड़ी है कैलिफोर्निया की। यहाँ पे अगर पूरा मैप देखें, आपका जो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे स्क्वायर करके दिखाया जा रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पार्ट की बात की जा रही है। तो ये ग्रेट बेसिन का एरिया है। यहाँ पे जो नदियाँ रहती हैं, वो आपके ड्रेन नहीं होती हैं किसी ओशियन में, यहीं पे आपकी विलुप्त हो जाती हैं, यहीं पे रहती हैं। तो इसको हम कहते हैं इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। अब बात करते हैं लेक्स की। जो उत्तर अमेरिका में जो झीलें हैं, उनकी बात करते हैं। द लेक्स ऑफ कनाडियन सील्ड आर फ्रेश वाटर बॉडीज। जो कनाडियन सील्ड की जो झीलें हैं, वो फ्रेश वाटर की झीलें हैं, यानी कि मीठे पानी की झीलें हैं, यानी कि वो जो पानी है वो खारा नहीं है। रॉकीज और सियारा नेवेदा के बीच जो ग्रेट साल्ट लेक है, उसमें नमक की मात्रा अधिक है, और यह अंतर्देशीय जल निकासी का एक क्षेत्र है। जैसे अंतर्देशीय जल निकासी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये आपका हो गया। अगर हम महान झीलों की बात करें, जिसमें आपके सुपीरियर, ह्यूरॉन और इरी और ओंटारियो और मिशिगन आते हैं, उसमें आपका मिशिगन ही है जो आपके सिर्फ यूएसए में रहता है। बाकी सारी जो झीलें हैं, वो आपके कनाडा और यूएसए का पार्ट है सम्मिलित रूप से। ठीक है? तो आप इसको याद रखिएगा, उसकी बाउंड्री बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के जो लेक्स हैं, उनको आपको एक बार मैप पे दिखाई दे रहा हूँ। ये आपका हो गया ग्रेट बियर लेक। अगर ग्रेट बियर के इंपॉर्टेंस की बात करें, अगर एक इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात बताऊं, तो ये यहाँ पे आपकी जो एक रेखा होती है 66.5 डिग्री जो नॉर्थ होती है, जिसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक, आर्कटिक सर्किल। तो ये लाइन इससे होके जाती है, ठीक है? जैसे कि आपसे कभी पूछता है कि लेक्स में से कौन सी लेक ऐसी है जो आपके 66.5 यानी कि आर्कटिक सर्कल से होके जाती है, वो आपका हो जाएगा ग्रेट बियर लेक। उसके बाद बात करें कि ग्रेट स्लेव लेक आपका हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है लेक अथाबास्का। उसके बाद आपका हो जाता है वो रेंडियर लेक। उसके बाद हो जाता है लेक विनिपेग, और ये हो गया आपका लेक मैनिटोबा। तो कभी कभार आपका ये लाइन से पूछते हैं कि आपका नॉर्थ टू साउथ कौन कौन सी लेक्स सीधे शामिल हैं। तो ये ऊपर की जो लेकें हैं, जो कनाडा की होती हैं, उनसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं कि ये कैसी हैं। उसके बाद जो ये आपके जो इंपॉर्टेंट लेक्स होती हैं, जो महान झीलों का क्षेत्र है, इनके बारे में बात करें, तो उसमें सबसे पहले आती है लेक सुपीरियर। उसके बाद लेक मिशिगन, जो कि सिर्फ आपका अमेरिका में है। उसके बाद आपका हो गया लेक ह्यूरॉन हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है लेक्स वो उसके बाद आपका हो जाता है लेक इरी। उसके बाद लेक हो जाता है ओंटारियो। उसके बाद यहाँ पे आपका ग्रेट साल्ट लेक हो जाता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका जो कोलोराडो प्लेटो पे स्थित है। उसके बाद ये सारे आपको हो गए, और ये यहाँ पे आपका लेक निकारागुआ, ठीक है? ये आपका लेक निकारागुआ भी हो गया। ये सारे लेक इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, और ये आपका है एक नेटेलिंग लेक। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट लेक है, ये भी आप समझ सकते हैं। कभी पूछा जाए कि नेटेलिंग लेक कहाँ पर पाई जाती है, तो आप बताइएगा कि कनाडा में, ठीक है? तो ये आपके लेक्स हो गए, इंपॉर्टेंट लेक्स हो गए। उसके बाद बात करते हैं ये जो आपकी महान झीलें हैं, उनके बारे में आपको जूम करके बताया गया है। तो ये मिशिगन आपका हो गया, जो कि सिर्फ आपके अमेरिका में है। उसके बाद ये आपका हो गया लेक सुपीरियर, जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के नाम से जानी जाती है। उसके बाद ये सू नहर से आपके लेक फ्यूरॉन से जुड़ी हुई है। उसके बाद आपका ये हो गया लेक इरी। ये आपके जो वीलैंड आपका एक कैनाल है, उससे जुड़ा हुआ है लेक ओंटारियो से। और लेक ओंटारियो से ही आपकी एक नदी गई हुई है, जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल गिराती है, जो कि सेंट लॉरेंस नदी ही है। तो कुल मिला के जो इससे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और बचे हुए थे, उनके बारे में हम लोगों ने समझा, बे के बारे में समझा, महान झीलों के बारे में समझा, और नदियों के बारे में समझा। तो कुल मिला के जो भी आज हम लोगों ने समझा, वो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इसके लिए जो
अन्य फीचर्स हैं, यानी कि जो अन्य पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको भी मैं मैप के द्वारा आपको आगे समझाऊँगा, जो कि थर्ड पार्ट रहेगा और लास्ट पार्ट रहेगा। उसके बाद आपको नॉर्थ अमेरिका से कुछ भी पूछा जाएगा या फिर नॉर्थ अमेरिका के बारे में आपसे जब भी बात की जाएगी, कभी आपको अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में बात किया जाएगा, प्रेसिडेंट के बारे में बात किया जा रहा है या फिर कनाडा में बात किया जा रहा है कि पंजाबी लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। और सारी चीज़ों के बारे में जब बात होगी तो आपको मैप पे समझ में आएगा कि हाँ, अच्छा ये उस जगह की बात हो रही है, ये सुपीरियर लेक की बात हो रही है या फिर ये कहाँ पे है, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएँगी। तो इस वजह से आपको ये सारी जो सीरीज़ है, आपको देखने में भी मज़ा आएगा और समझने में भी मज़ा आएगा और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें कवर की हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और लव यू ऑल।